नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है जिसका टाइटल है एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। फाइनली इस प्लेलिस्ट के हिसाब से हम आज आपके इस सब्जेक्ट के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, इस चैप्टर के अंदर नाम से ही आप सभी को पता चल रहा है हम लोग बेसिकली फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट का टाइटल है एंटरप्रेन्योरशिप, उसको समझने वाले हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एग्जैक्टली किस तरीके से एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन से डिफरेंट होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्या होता है, इस तरीके की तमाम टर्मिनोलॉजी को इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है ना, उसके कॉन्सेप्ट को, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जैक्टली कोर कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। तो अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को समझते हैं तो दो बातों का आपको ख्याल रखना है। जैसे ये जो आपकी डेफिनेशन है, ये जर्नल डेफिनेशन है। इसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ताल्लुकात रखने वाले टॉप जो आपके वर्किंग प्रोफेशनल है, या मैं कहूंगा जो टॉप लोग हैं जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है इस सब्जेक्ट के अंदर, उनकी डेफिनेशन को भी कोट करना पड़ेगा। बेयर मिनिमम आप लोग मान के चले, आपको दो ऐसे लोगों को याद करना है, दिलो दिमाग और जहन के अंदर उनकी डेफिनेशन को रखना है कि अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आए कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करना है, तो आप लोग इस तरीके की बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ उन लोगों को भी इजीली कोट कर पाए। क्लियर है? तो आपको इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है। अब हम बेसिक लेवल से बात करते हैं। सर, ये जो सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, या ये जो शब्द है, ये जो टाइटल है एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक प्रोसेस होता है। इट इज नॉट द स्टेट। अपने आप में ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एग्जैक्टली एक पर्सन जिसको आप लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हो, वो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है। ध्यान से समझना, उसने क्या किया, एक प्रॉब्लम देखा, उस प्रॉब्लम के पीछे के अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। अब अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसके लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा। माने वो आपके रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा और बाद में जाकर के ना वो एक वैल्यू क्रिएट करेगा। किसके थ्रू? इनोवेशन के थ्रू या रिस्क टेकिंग एबिलिटी के थ्रू। इसको आप लोग क्या बोलते हैं सर? कलेक्टिवली एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप रेफर करता है एक ऐसे प्रोसेस को जहां पर आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज को, उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेज को, एंड लास्ट में क्या करते हैं, क्रिएटिंग वैल्यूज थ्रू द इनोवेशन एंड द रिस्क टेकिंग। समझ में आया? तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ आप लोग यहाँ पे वैल्यूज को क्रिएट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपको इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सर, किसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा? कि हमें कुछ नया वेंचर प्लान करना पड़ेगा, नया वेंचर स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई नया धंधा स्टार्ट करना पड़ेगा जो करंट मार्केट का सिनेरियो है ना, उसको डिस्टर्ब कर सके, वहां पे जो प्रॉब्लम है उसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर। समझ में आ रहा है? क्या करना होता है, या तो आपको कोई नया वेंचर स्टार्ट करना होता है, या आपको ट्रांसफॉर्मिंग करना पड़ता है जो भी आपका एग्जिस्टिंग जो आपका वेंचर है, ठीक है, उसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ग्रोथ जनरेट करने के लिए, और सोशल वैल्यूज को जनरेट करने के लिए। समझ में आया? तो इट इज द कलेक्टिव डेफिनेशन की सर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज को, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के बाद हम वैल्यूज को क्रिएट करते हैं थ्रू द इनोवेशन एंड द रिस्क टेकिंग। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, या तो आप लोग किसी न्यू वेंचर को स्टार्ट कीजिए, या आपका जो एग्जिस्टिंग वेंचर है उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा
ताकि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर पाए, ग्रोथ जनरेट कर पाए और सोशल वैल्यूज को जनरेट कर पाए। क्लियर है? तो ये चीज आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है कि सर इसका एक कंक्लूडेड डेफिनेशन क्या रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमें कुछ जो आपके टॉप प्रोफेशनल्स है उनको भी कोट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आपकी स्क्रीन के सामने मैंने 2 लोगों को कोट किया हुआ है और आई थिंक दीज आर द बेसिक डेफिनेशन जिनको आप लोग डेफिनेटली अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर उतार सकते हैं। आपकी किताब के अंदर आपको काफी सारे लोग देखने को मिलेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतने सारे लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा और मैक्सिमम स्टूडेंट है ना हर साल इसको केवल और केवल एग्जाम में स्कोर करने के लिए पढ़ते हैं। तो मैं आपको केवल उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपको इजीली A+ दिला पाए। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा, आपको सबसे पहले जोसेफ को कोट करना है। जोसेफ को अगर आप लोग कोट करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जोसेफ क्या कहता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव यानी कि डिस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पे आपका एक कंस्ट्रक्शन होता है, एक आपका डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का मतलब तो निर्माण करना होता है, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? विध्वंस करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये एक शब्द लगा दिया, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? अभी तक यहाँ पे मार्केट में एक पुराना मेथड काम करता था, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रक्ट करना, उसको डिसरप्ट करके अपने इनोवेशन के थ्रू एक नई चीज मार्केट को देना, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, इसको आप लोग क्या कहते हैं सर? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो जो आपका जोसेफ था उसके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन। क्या इंट्रोड्यूस करना है? इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करना है दैट डिसरप्ट द एग्जिस्टिंग मार्केट, जो क्या करे? एग्जिस्टिंग मार्केट को डिसरप्ट कर दे, उसे क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? उसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये आपको टर्म अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर याद रखना, ठीक है। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन आपको पीटर की याद कर लेनी है। पीटर डरकर की डेफिनेशन को अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझेंगे तो यहाँ पर भी सिमिलर से डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए सिस्टमैटिक इनोवेशन। यहाँ पे क्या होता है? सिस्टमैटिक इनोवेशन होता है कंसिस्टिंग ऑफ द पर्पजफुल एंड द ऑर्गेनाइज्ड सर्च फॉर चेंज। क्लियर है? ये किस किस से कंसिस्ट होता है? ये किस किस से मिलके कंसिस्ट होता है? सबसे पहले तो आपका एक पर्पजफुल होना चाहिए एंड दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सर्च फॉर द चेंज। क्लियर है? तो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन जिनको आपको थोड़े टाइम दे करके याद करना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, ताकि इन दोनों चीजों को कंक्लूड करके ना कलेक्टिवली अगर ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आता है तो आप लोग अच्छे से आंसर को फ्रेम कर पाए। ठीक है? तो आई होप कि एंटरप्रेन्योरशिप का मामला आपको समझ में आ गया होगा। एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोसेस है वो क्लियर रहा होगा कि इसकी अपनी डेफिनेशन क्या होती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक और टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, दैट इज अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ते हैं तो सर इसके कुछ की एलिमेंट होते हैं जिनको आपको याद रखना। ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सर क्या क्या की एलिमेंट होते हैं, माने एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आप लोग कंसीडरेशन में रखते हैं तो इन एलिमेंट के बिना एंटरप्रेन्योरशिप पॉसिबल नहीं है, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होगा सर? इनोवेशन होना जरूरी है। इनोवेशन का मतलब चाहे आप लोग कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस कीजिए, चाहे आप लोग कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कीजिए या कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस कीजिए, आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा एंड द इनोवेशन इज द की एलिमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आया? तो जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर रोज कोई ना कोई नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो एक नया आइडिया हो सकता है, वो एक नया प्रोडक्ट हो सकता है, वो एक नया मेथड हो सकता है। ठीक है? तो पहला की एलिमेंट क्या है सर? आपका इनोवेशन रहने वाला है। सेकंड की अगर आप लोग बात करते हैं, रिस्क एंड द अनसर्टेनिटी बियरिंग। ध्यान रखिएगा, एक एंटरप्रेन्योर जो एक सही एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा लाइफ में रिस्क लेता है और अनसर्टेनिटी बियरिंग रहता है। इसका मतलब क्या करता है? वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स के साथ डील करता है। क्लियर है? क्या करता है? अनप्रेडिक्टेबल आउटकम के साथ डील करता है। अब सर इसको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के समझना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन माने आपका एक नॉर्मल सा कॉस्मेटिक का बिजनेस चलता है तो वो आपका एक नॉर्मल बिजनेस हो गया। एक नॉर्मल जो बिजनेसमैन है वो एंटरप्रेन्योर से कैसे डिफर करता है, इसको आपको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। सर अनसर्टेनिटी बियरिंग का क्या मतलब होता है? आप सभी ने बजाज का नाम सुना होगा, बजाज ऑटो की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है? एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
कंपनी है जहां पर आपको वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली आज के टाइम पे ये आपकी मोटर मैन्युफैक्चरिंग है, या आप अलग अलग मोटरसाइकिल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक वो दौर था, एक वो समय था जब यहाँ पर इनका एक स्टार लाइन प्रोडक्ट हुआ करता था, जो हर एक बच्चे को, हर एक आदमी को जिसका नाम याद होता था, और मैं कहूंगा टॉप पे बैठा था, जिसको आप लोग बजाज चेतक के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा एक जो ट्रू एंटरप्रेन्योर होता है, यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली किसका एग्जांपल लेंगे सर? राजीव बजाज का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि राजीव बजाज ने ही कुछ ऐसा डिफरेंट किया था जिसकी वजह से आज जो आपकी ये जो ब्रांड है, जिसको आप लोग बजाज ऑटो के नाम से जानते हैं, ये इतना बड़ा ब्रांड बन पाया, और इन्होंने इतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया, और करीब करीब 50 से ज्यादा कंट्रीज में आज ये वर्क कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब इनका जो स्टार प्रोडक्ट होता था, जिसको आप लोग चेतक के नाम से जानते थे, उस पर्टिकुलर स्टेज पर जाकर के इनका कोई कंपटीटर नहीं था। मैक्सिमम ब्रांड सोच रहे थे कि हमें इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहिए। उस टाइम पे राजीव बजाज ने एक डिसीजन लिया था कि यार हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे मोटरसाइकिल के अंदर घुसते हैं, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर घुसते हैं, और हमारा जो स्टार प्रोडक्ट है हम उसको धीरे धीरे डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे ये एक अनसर्टेनिटी थी, ये आप लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा रिस्क था। हो सकता है कि बिजनेस डूब जाए, जो बनाया बनाया बिजनेस है वो खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ पर राजीव बजाज ने इस पर्टिकुलर डिसीजन को लिया, और डिसीजन को लेकर के बाद में इसको सही भी साबित किया। तो एक ट्रू एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी बियरिंग के साथ काम करता है, और जो आपका रिस्क और अनसर्टेनिटी बियरिंग है, दिस इज द की एलिमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन, सर ये जरूरी है। अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप का एक की एलिमेंट होता है। आपको अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो प्रॉफिटेबल हो सकती है भविष्य में। ठीक है, तो ये भी आपका एक अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन की एलिमेंट होता है। इसके बाद सबसे जरूरी बात है सर रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक ट्रू एंटरप्रेन्योर क्या करता है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, किसका? अपने रिसोर्सेज का, चाहे वो आप कह दीजिए एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड हो गया, लेबर हो गया, या कैपिटल हो गया, पैसे की व्यवस्था की बात कर लीजिए, जमीन या जो भी आपका लेबर है, इंप्लॉय है, व्हाटएवर यू कैन से। ठीक है, अगला एंड लास्ट एंड फाइनल क्या रहेगा सर? वैल्यू क्रिएशन। इतना सारा काम करके जो वो अपना नया वेंचर स्टार्ट करता है या पुराने वेंचर को ट्रांसफॉर्म करता है, उसकी वजह से कहीं ना कोई इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे वैल्यू क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 ऐसे की एलिमेंट है जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको इनको अपने दिलो दिमाग के अंदर बैठा लेना है, इन तमाम एलिमेंट्स को बाय हार्ट कर लेना है। अब एक चीज और बता देता हूं इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो मैक्सिमम एक बार आपने पढ़ लिया ना, जैसे रिस्क बियरिंग एबिलिटी हो गया, अनसर्टेनिटी बियरिंग हो गया, इनोवेशन हो गया, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ये तमाम ऐसी चीजें रहेंगी जिनका बार बार डिस्कशन रहेगा। अभी की एलिमेंट पढ़ा है, फिर हम लोग नीड पढ़ेंगे, तो वहां पे भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसका मतलब एक बार आपने पढ़ लिया ना, तो आप लोग यहां पर, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को इजीली फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टॉपिक था जो अभी हमने पढ़ा। अब सबसे जरूरी बात मैं यहाँ पे आप सभी के साथ करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप के नेचर के ऊपर बात करते हैं, सर एंटरप्रेन्योरशिप का नेचर कैसा होता है, सबसे पहली बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप का डायनामिक प्रोसेस होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का नेचर कैसा होता है सर? डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब होता है जो कंटिन्यूअसली लगातार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे आपका जैसा कल टाइम था, जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का लेवल कल था, वो आज नहीं रहेगा, आज है वो कल नहीं रहेगा। माने इट्स ए कॉन्टिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे खुद को अपग्रेड करना पड़ता है एंटरप्रेन्योर को, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली आप लोग इवोल्व करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग सेकंड बात करते हैं, तो देखिए सेकंड पॉइंट फिर से रिपीट आ गया, दैट इज द क्रिएटिव एंड इनोवेशन। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है? क्रिएटिव और इनोवेशन। आपको मतलब एंटरप्रेन्योर के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, जो भी एंटरप्रेन्योर है ना, उसको कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में गोल ओरिएंटेड भी रहता है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट प्लस में ग्रोथ दोनों चीजों पर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट प्लस में ग्रोथ दोनों फैक्टर को लेकर के साथ साथ चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा, लीडरशिप फंक्शन होता है और मैनेजरल फंक्शन होता है। लीडरशिप और मैनेजरल फंक्शन के अंदर रात दिन का फर्क होता
है, आप लोग मैनेजर को ऐसे समझ सकते हैं जो आपकी डे टू डे कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करता है। मैनेजर का मतलब मैनेज करता है, जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटी के आपके बिजनेस को मैनेज करता है वो मैनेजर होता है। लेकिन एक लीडर है ना, वो लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हर एक एम्प्लॉय चूज करता है ऐसी जगह पे पहुंचने के लिए जहां वो खुद से नहीं जा सकता है। ये उसका पर्सनल लाइफ के अंदर हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हो सकता है। और यहाँ पे याद रखिएगा निजी जिंदगी के अंदर भी और जो आपका व्यक्तिगत जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी उसको लीडर की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मैनेजर एंड द लीडर। तो यहाँ पे लीडर का मतलब मोटिवेशन नहीं होता, लीडर का मतलब अपने आप में एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। समझ में आया? तो अभी हम लोग काफी डिटेल में चलेंगे ना, तो काफी हद तक हम लोग इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में जाकर के चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप लोग केवल और केवल उतना ही पढ़िए जो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जब भी आपसे नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेगा तो इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव प्रोसेस होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, रिस्क इन्वॉल्व्ड प्रोसेस होता है। मैनेजरल एंड द लीडरशिप फंक्शंस आर रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक नेचर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप जिसको आपको बाय हार्ट करना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो आगे आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है जो आप लोग जानते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो चीजें आपको काफी हद तक क्लियर रहेंगी। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं सर, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के चर्चा करेंगे या तो फीचर्स को लेकर के चर्चा करेंगे, किसकी? एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो क्या रहेगा सर? इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का। इनोवेशन वो आपका नया आइडिया दे सकता है, नया प्रोडक्ट दे सकता है, नया प्रोसेस या मेथड दे सकता है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, एक ट्रू एंटरप्रेन्योर है वो किस पे फोकस करता है? इंप्रूवमेंट एंड द क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करता है। तो ये आपका पहला फीचर मान लीजिए या आप लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए किसका? एक एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, तो एक ट्रू एंटरप्रेन्योर के पास सबसे पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? उसका माइंड है वो इनोवेटिव होता है। क्लियर है? सेकंड, यहाँ पे रिस्क बियरिंग एबिलिटी, काफी अच्छा एग्जांपल मैंने दे दिया था, ये फिर से रिपीट हो गया है। एक जो ट्रू एंटरप्रेन्योर होता है ना उसके पास क्या होता है? रिस्क बियरिंग एबिलिटी होता है और वो इस चीज की कैलकुलेटेड रिस्क के अंदर उसका मास्टरी होता है। ये याद रखना है, कैलकुलेटेड रिस्क के अंदर उसका मास्टरी होता है, वो डील कर सकता है अनसर्टेनिटी के साथ इन ए बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है? जितनी भी अनसर्टेनिटी आती है उनके अंदर वो डील कर सकता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दो फीचर्स, दो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी सर, इनोवेटिव माइंडसेट और दूसरा क्या पढ़ा सर? रिस्क बियरिंग एबिलिटी। ठीक है, अब तीसरा रहेगा विजन एंड द फोरसाइट। ये बड़ी जरूरी बात है, हमारा केवल ग्रोथ और प्रॉफिट की बात नहीं है। एक जो एंटरप्रेन्योर है ना वो एक विजन के साथ चलता है, एक विजन को लेकर के अपने बिजनेस को बिल्ड करता है। ठीक है, उसके पास एक फोरसाइटनेस होता है, एक विजन होता है। ठीक है, एक दृष्टिकोण होता है कि मेरे को एग्जैक्टली इन चीजों को लेकर के अपने ब्रांड को इस लेवल तक लेके जाना है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास एक क्लियर विजन होता है, उसके पास एबिलिटी होता है, किसका एबिलिटी होता है? आइडेंटिफाई करने का, अपॉर्चुनिटीज बिफोर द अदर। समझ में आया? दूसरे उसको आइडेंटिफाई करे, उस पर वर्क करे, उससे पहले आइडेंटिफाई करना, ये किसका काम होता है? किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? किसका फीचर होता है सर? एक ट्रू एंटरप्रेन्योर का फीचर होता है। समझ में आया? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सर ये बड़ी बात है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी काफी क्लोज है। अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे क्विक डिसीजन लेते हैं और इफेक्टिव डिसीजन लेते हैं, देखिए क्विक और इफेक्टिव डिसीजन लेना जरूरी है। वर्क अंडर द अनसर्टेनिटी एंड प्रेशर अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग एक ट्रू एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। तो अभी तक हमने क्या कितने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए? 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए सर। एक ट्रू एंटरप्रेन्योर का इनोवेटिव माइंडसेट रहता है, रिस्क बियरिंग एबिलिटी होता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होता है उसके पास, और विजन और फोरसाइटनेस होता है। क्लियर है? अब ऐसे ही अगर आप लोग आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लीडरशिप स्किल होता है। लीडरशिप स्किल का क्या मतलब होता है? वो लीड करता है। क्या करता है? लीड करता है और अपने इंप्लॉयज को मोटिवेट करता है और अपने इंप्लॉयज से काम निकालता है, यानी कि एफिशिएंटली उनका यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, जो यानी कि यहाँ पे जो आपका एचआरएम वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है,
उसका आप लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। लीडरशिप स्किल का क्या मतलब होता है सर, ये आपका जो ट्रू एंटरप्रेन्योर है वो लीड करता है एंड मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को, बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग टीम। याद रखिएगा यहाँ पे टीम बिल्डिंग का कैरेक्टरिस्टिक उसके पास होना चाहिए एंड एंश्योर करता है कि कोऑर्डिनेशन के साथ सारा काम हो, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एम्प्लॉयज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस चीज को भी एंश्योर करने का जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर है, एक ट्रू एंटरप्रेन्योर के पास होता है, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, मैंने बताया ना ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का मतलब जितने भी रिसोर्सेज लगते हैं आपके वेंचर को एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने का एबिलिटी भी एक ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप के पास होता है, सॉरी ट्रू एंटरप्रेन्योर के पास होता है। यानी कंबाइन कर रहा, कंबाइंस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, सब क्या है सर आपके रिसोर्सेज है, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं सर, ये क्या है आपके, सर ये आपके रिसोर्सेज है, इनको कंबाइन करने का एबिलिटी एक एंटरप्रेन्योर के पास होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा केवल कंबाइन नहीं करना है, एंश्योर करना है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे आप लोग इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये किसकी क्वालिटी होती है सर, एक ट्रू एंटरप्रेन्योर की होती है, ठीक है। ऐसे ही देयर आर द नंबर ऑफ क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जो किसके पास होती है, ट्रू एंटरप्रेन्योर के पास होती है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या कह सकते हैं सर, ये गोल ओरिएंटेड रहता है, यानी कि गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट के ऊपर फोकस रहना, ग्रोथ और एक्सपेंशन के ऊपर फोकस रहना। किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं सर, एंटरप्रेन्योर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड वर्क करता है विद ए क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्लियर विजन, ठीक है। ऐसे आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब आप सभी मेरे से बेहतर जानते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो वो मार्केट के अंदर बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सर्वाइव छोड़ो वो कुछ स्टार्ट ही नहीं कर सकता अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तभी आप लोग तो कुछ नया स्टार्ट करेंगे ना, तो ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहता है खुद की एबिलिटीज के ऊपर और हेल्प्स इन फेसिंग चैलेंजेस एंड द फेलियर, और वो क्या करता है, फेलियर को बड़े प्यार से बड़े आराम से फेस करता है, और जो उसने डिसीजन लिया है एक वेंचर को स्टार्ट करके उसको सही भी प्रूव करता है आने वाले वक्त के अंदर, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे याद रखिएगा आगे क्या है सर, अडेप्टिबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले तीन शब्दों पर फोकस करते हैं। सर आपका एक होता है आईक्यू, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, आईक्यू के नाम से जानते हैं। सर आपका एक होता है ईक्यू और एक होता है आपका एसक्यू। याद रखिएगा तीन शब्द मैं आपको दे रहा हूं, आईक्यू हो गया, ईक्यू हो गया और आपका एसक्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू का क्या मीनिंग होता है। आईक्यू का मतलब क्या होता है सर, आपका इमोशनल क्वोशंट, आप सभी ने पढ़ा होगा इमोशनल क्वोशंट होता है, सॉरी आपका आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है। ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन और एसक्यू का मतलब होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ठीक है। अब जो पहले का टाइम था जहां पे केवल और केवल शारीरिक काम होता था, एक ऐसा दौर भी था, किसी भी दुनिया की बात कर लीजिए, न केवल हिंदुस्तान की, जब केवल और केवल पैसा वही लोग कमाते थे जिनके पास शारीरिक एक तरीके से बल होता था, ठीक है, यानी कि जिनका फिजिक अच्छा होता था। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और इंटेलिजेंट क्वेश्चन की अगर आप लोग न्यू डेफिनेशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड, तो वहां पे बताया गया है फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज इज द डेफिनेशन ऑफ द आईक्यू। यानी कि यहाँ पे हार्वर्ड की न्यू डेफिनेशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जितने भी लोग हैं जो फ्लेक्सिबल है, एडेप्टेबिलिटी है जिनके पास, फ्लेक्सिबिलिटी है चेंज करने की, उनके पास हाई आईक्यू रहता है। क्लियर है, इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। इनकी एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक एंटरप्रेन्योर के पास होनी जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन, ठीक है, टाइम बदलता है, ट्रेंड बदलते हैं, मार्केट बदलते हैं, उनके साथ खुद को एडजस्ट करना, ये एक एबिलिटी है जो किसके पास होनी चाहिए सर, एंटरप्रेन्योरशिप के पास होनी चाहिए, ठीक है। एंड ओपन टू न्यू आइडिया एंड द लर्निंग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ओपन टू न्यू आइडिया एंड लर्निंग से मेरे को याद आया, आप सभी ने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, ठीक है। बिल गेट्स परहैप्स द सेकंड रिचेस्ट पर्सन अपॉन दिस अर्थ, उसने किताब लिखा बिजनेस एट द स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। वहां पे बताया गया कि एक कैसे हाई स्कूल ड्रॉप आउट पर्सन सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गया एक टाइम का। उसने वहां पे बताया कि मेरी सक्सेस के पीछे ना तीन फैक्टर जिम्मेदार है, ठीक है ना। सबसे पहले डिटर्मिनेशन, उसके बाद इंटेंस हार्ड वर्क, और तीसरा फैक्टर बताया एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रेट आइडियाज ऑफ द अदर्स, माने जितने भी लोग हैं ना उनके ग्रेट आइडियाज को एक्सेप्ट करना। ये तीन फैक्टर है, इन तीनों का कल्मिनेशन बिल गेट्स की सक्सेस का कारण है, उनकी किताब के अंदर लिखा हुआ, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जो भी आपके ट्रू एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो आपके ओपन रहते हैं नए आइडियाज के लिए और नई लर्निंग्स के लिए, ठीक है, नए आइडियाज के लिए और नई लर्निंग्स के लिए। इसके अलावा सबसे जरूरी बात है सर परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है अडिक्टा। अडिक्टा का मतलब क्या होता है? नेवर गिव अप एटीट्यूड, ठीक है। बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे फेलियर आते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आते हैं, ठीक है, उनके बावजूद आप लोग टिके रहते हैं और आपने जो डिसीजन लिया है उसको सही साबित करके दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड द परसिस्टेंस, ठीक है। तो ये परसिस्टेंस भी एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसा एबिलिटी है जो एक ट्रू एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए और डेफिनेटली होना चाहिए। आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी आपको। कुछ बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको आज की क्लास के अंदर समझाई कि आपका एक ट्रू एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक तरीके से नेचर क्या होता है, और हम लोगों ने समझा यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप के रेफरेंस में बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या एग्जैक्टली की एलिमेंट रहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और कुछ कुछ चीजों को थोड़ा और डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज द नीड एंड द फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। हमें बताना है सर हमें एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्यों पड़ी और एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप के या एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप की नीड इसीलिए पड़ी, मैं स्पेसिफिकली इंडिविजुअल लेवल पे भी बात करूंगा, फिर हम लोग आपके सोसाइटी सोशल लेवल पे भी बात करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति है जिसको खुद का आइडेंटिटी बिल्ड करना है तो डेफिनेटली उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ेगी। कोई भी पर्सन जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है डेफिनेटली उसको एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ेगी ब्राइट फ्यूचर के लिए। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे अगर आप लोग इंक्रीज करना चाहते हैं कॉन्फिडेंस एंड द पॉजिटिविटी तो उस केस में भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ेगी। सबसे जरूरी बात है ये रेड वाला पॉइंट सर, अगर आप लोग इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना चाहते हैं, सोसाइटी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप की हमें जरूरत पड़ती है। अगर आप लोग बेटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस का केस लेते हैं, इसके अलावा रिस्क टेकिंग एबिलिटी को इनहांस करना चाहते हैं, फैमिली मेंबर्स को दीज आर द बेसिक, ठीक है, एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी, तो दीज आर द कुछ बेसिक कारण है जिनको आप लोग पेपर के अंदर लिख के आ सकते हैं। इसमें मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप लोग कुछ यहाँ पे बेसिक पॉइंट आप लोग देख सकते हैं सर, आपका पैशन हो गया, परजीवेरेंस हो गया, द परसिस्टेंस हो गया, बिग ड्रीमर के लिए है, लर्निंग वालों के लिए है, गुड लिसनर के लिए है और फाइनेंसिंग पार्टनर के लिए। इसमें कोई नई चीज नहीं है, इस पे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। जो जरूरी बातें हैं हम लोग वहां पे करेंगे। दीज आर द फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से अक्सर सवाल देखने को मिलता है सर, अगर आप लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ए एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो एक एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला फंक्शन होता है इनोवेशन एंड साथ साथ मैं कहूंगा यहाँ पे अकेला इनोवेशन नहीं होता है सर, याद रखिएगा क्रिएटिविटी, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, इनोवेशन एंड द क्रिएटिविटी इज द फंक्शन ऑफ द ए ट्रू एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? तो यहाँ पे इनोवेशन, न्यू आइडियाज को इंट्रोड्यूस करने का जिम्मेदारी किसका होता है? एक एंटरप्रेन्योर का होता है। इसके बाद याद रखिएगा रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क बियरिंग एबिलिटी उसके पास होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का फंक्शन एक ट्रू एंटरप्रेन्योर का होता है। उसके बाद परसीविंग मार्केट अपॉर्चुनिटी या फिर आप लोग कह सकते हैं आइडेंटिफाई करना, मार्केट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने का काम भी किसका होता है? एक ट्रू एंटरप्रेन्योर का होता है। और उसके पास मैनेजमेंट का फंक्शन भी होता है। तो दीज आर द सम बेसिक फंक्शंस जिनको आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। और आप लोग मल्टीपल सेमेस्टर के दरमियान बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को पढ़ते आए हैं तो इनके ऊपर आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है सर, अगर नीड का क्वेश्चन आ जाए या फंक्शन आ जाए तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना। अब सबसे जरूरी सवाल है अगर मैं कहूंगा आज की क्लास का या मैं कहूंगा इस चैप्टर के अंदर, तो वो रहने वाला है सर आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट या फिर आप लोग कहेंगे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन करना। जब भी आप लोग एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रेफर करता है एप्टीट्यूड को, एटीट्यूड को एंड एक्शन and ability need to recognize a possible result and take a creative action। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ध्यान से समझिएगा। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की अगर आप लोग बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की अगर आप लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं तो ये रेफर करता है ऐसे एप्टीट्यूड को, ऐसे एटीट्यूड को और ऐसे एक्शंस को और ऐसी एबिलिटीज को जो आपको चाहिए, जिनकी हमें नीड है कि इसको पॉसिबल रिजल्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड क्रिएटिव एक्शंस को लेने के लिए। माने आपने एक अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी को क्या कर लिया है सर, जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, अभी आपने क्या किया सर, आपने एक अपॉर्चुनिटी को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया, ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ, अगर आपने एक अपॉर्चुनिटी को क्या किया है, आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऊपर हमें कुछ ऐसी एबिलिटी चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, एक्शन चाहिए कि हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करके ना इसके ऊपर एक्शन ले सके और इसको एक नए वेंचर में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। हम लोग नए वेंचर में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कहलाएगा। क्लियर है? तो यानी कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का मतलब क्या होता है यार, आपको डिसीजन लेने के लिए ना जो भी एप्टीट्यूड चाहिए, जो भी एटीट्यूड चाहिए, जो भी एक्शन चाहिए, जो भी एबिलिटी चाहिए, वो सब इंटीग्रेटेड फॉर्म में आप लोग क्या कह सकते हैं सर, ये क्या बन गया, आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बन गया। क्लियर है? अब यहाँ पे वही बेसिक पॉइंट आ गए हैं। अगर आप लोग कंपोनेंट्स की बात करते हैं, किसके कंपोनेंट, जो आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, ठीक है ना, उसके क्या क्या कंपोनेंट है सर, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेशन, वो अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। उसके बाद इनोवेटिव थिंकिंग, मैंने बताया ना, इनोवेशन एंड द क्रिएटिविटी, वो उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं सर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। उसके बाद होता है प्रोएक्टिवनेस, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोएक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, टेकिंग द इनिशिएटिव बिफोर द अदर्स, ठीक है, क्या करना है, जो दूसरे हैं उनसे पहले, जस्ट ए मिनट, यस, जो दूसरे हैं उनसे पहले आपको क्या करना है, डिसीजन को लेना है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रोएक्टिवनेस कहलाता है। एंड एक्टिवली एंड क्विकली आपको अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का एक तरीके से कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अडेप्टिबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, सबसे जरूरी बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, ये बेसिक है। अगर आप लोग कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही तो प्रोवाइड करेंगे ना, तो ये उसके पास होना जरूरी है। उसके बाद परसिस्टेंस और रेजिलियंस होना जरूरी है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, उसको कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग एक स्टेज के ऊपर हैं, वो आपको जितना नॉलेज है, जितना अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से, ठीक है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो यू हैव नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ, ठीक है ना। जो पुराना वर्जन है उसको छोड़ना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा सर, उसको कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग भी अपने आप में की कंपोनेंट है आपके एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का। दो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। काफी ऐसी चीजें हैं जो बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, बस आपको उनको एक बार पढ़ के ना स्किप कर देना है, ताकि आप लोग तमाम तरीके के क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 1, जो किससे जुड़ा हुआ है सर, आपके क्लास 1 है, जो आपके पहले चैप्टर से जुड़ा हुआ, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर, ठीक है, या फिर आप लोग कहेंगे इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, यहाँ तक सेशन आपको पसंद आया होगा, चीजें आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठी होंगी। सेशन अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए कीप लर्निंग।